आज इस वीडियो में हम एक ऐसी झूठ ऐतिहासिक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे 2016 तक एनसीईआरटी की किताब में रखा गया और लोगों को पढ़ाया गया। और इसी झूठा और मिथक और बनावटी कहानी को हम जानते हैं ब्रेस्ट टैक्स या स्तन कर के नाम से। तो कहानी कुछ ऐसी है कि केरल में उच्च जाति के नायर और नंबूथिरी ब्राह्मणों ने निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने की अनुमति नहीं दी और फिर उन पर स्तन कर लगाया। ऐसे शोषक समाज में कहानी कहती है गुलाबी नांगेली एक एझावा महिला जिसने अपने स्तनों को काटकर शहादत प्राप्त करके अनुचित कर प्रणाली का विरोध किया। अब सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि इस कहानी को फैलाने का मकसद क्या था। मकसद सिर्फ एक था, हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट देना और उनमें एक खास जाति के लिए द्वेष और घृणा भर देना। अभी एक पल के लिए जरा सोचिए कि आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुना दी जाए जिसमें एक महिला ने अपने ब्रेस्ट को काट दिया और सिर्फ एक खास जाति के लोगों के कारण। तो जाहिर सी बात है आप हम जैसे सारे लोगों को उस एक जाति से घृणा हो जाएगी और फिर वह धार्मिक दो भाग में बट जाएगा। और ब्रेस्ट टैक्स वाले इस झूठी कहानी ने अपना काम बखूबी किया, इसने हिंदुओं के बीच घृणा भर दी। तो आइए खंडन करते हैं इस कहानी का और भांडा फोड़ते हैं इस झूठे इतिहास का वैलिड प्रूफ और प्रॉपर फैक्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। आप सारे लोग यह बात जानते होंगे कि हम पुराने समय से ही साड़ी पहनते हुए आ रहे हैं और साड़ी का अर्थ धोती के जैसे एक ऐसे कपड़े से था जो पूरे शरीर को ढक सके। बाद में फिर धीरे धीरे बदलाव आए, साड़ियों का रूप, पहनने का तरीका और सारी चीज़ें बदलने लगी। साड़ियाँ भी कई प्रकार की आने लगी, साड़ियों भी कई प्रकार की हो गई और लोग ब्लाउज, पेटीकोट और तरह तरह की साड़ियाँ और तरह तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। अब आइए 19वीं शताब्दी के केरल में महिलाओं की पोशाक पर एक प्राइमर के साथ शुरू करें। इससे पहले कि हम कहानी की प्रामाणिकता की कमी, इस तरह के निर्माण के पीछे मानसिकता, उद्देश्यों और प्रेरणाओं को संबोधित करें। केरल की विश्व प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, अर्थात केरल में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा कभी कभी वह असहनीय होती है। इसके अलावा एक व्यापक रूप से देखा गया पैटर्न यह है कि लोगों की पारंपरिक पोशाक सीधे भूमि की जलवायु पर निर्भर होती है। अब अलास्का और अंटार्कटिका में रहने वाले लोग पैंट शर्ट तो पहनकर घूमेंगे नहीं, जाहिर सी बात है उन्हें गर्म और मोटे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और केरल में इसका ठीक उल्टा मौसम होता है, वहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। पूरे वर्ष उमस भरी गर्मी के कारण सूती कपड़े का एक टुकड़ा बीच में लपेटकर दूसरे के साथ कंधे पर लटका दिया जाता है। लिंग या जाति की परवाह किए बिना केरल के लोगों की पारंपरिक पोशाक काफ़ी हद तक यही रही है। 17वीं सदी के एक डच यात्री विलियम वान न्यूहोफ ने ट्रावणकोर की तत्कालीन रानी अश्वथी थिरुनल म्यांमार रानी की पोशाक के बारे में लिखा है कि आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू हर मैजेस्टीज प्रेजेंस, शी हैड अ गार्ड ऑफ एवर 700 नेयर शोल्डर्स अबाउट हर, ऑल क्लेड आफ्टर द मालाबार फैशन, द क्वींस अटायर बीइंग नो मोर देन अ पीस ऑफ कैलिको wrapped around her middle, the upper part of her body appearing for the most part naked, with a piece of calico hanging carelessly round her shoulders। इसका मतलब है कि रानी का पहनावा उसके बीच में लपेटे गए कालिकों के एक टुकड़े से अधिक कुछ नहीं था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न दिखाई देता था, जिसके कंधों पर लापरवाही से कालिकों का एक टुकड़ा लटका हुआ था। उन्होंने अपने काम में रानी और उनके परिचारकों की एक ड्राइंग भी बनाई थी जहां यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रानी और उनके सेवकों ने अपनी ब्रेस्ट को ढकने के लिए बहुत कम या लगभग कोई कपड़ा नहीं पहना था। अब बहुत से लोगों को 17वीं सदी बहुत ही पुराना समय लगेगा कि यह तो बहुत पहले की बात है। तो आइए 19वीं और 20वीं सदी के बारे में बात कर लेते हैं। 19वीं सदी से भी प्रमाण मिलते हैं कि केरल की महिलाएं पहले से ही अपने स्तन या ब्रेस्ट को बिना ढके रहती थीं। आइए 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत के कुछ सबूतों को देखें। माना जाता है कि हमारी कहानी उसी युग में हुई थी। कहानी का तात्पर्य है कि नग्नता उच्च जाति द्वारा निचली जाति की महिलाओं पर लगाया गया अपमान था, उन्हें शील से वंचित करने और कपड़े का दूसरा टुकड़ा पहनने की विलासिता से वंचित करने के इरादे से। इस आरोप में शायद ही पानी आता है जब आपको पता चलता है कि नंबूथिरी परिवारों और समृद्ध नायर परिवारों की महिलाओं ने खुद को विलासिता या विनम्रता के संकेत के रूप में स्तन ढकने वाले परिधान की कोई आवश्यकता नहीं देखी। आइए बारी बारी से देखते हैं कुछ तस्वीरें और कुछ वैलिड प्रूफ फैक्ट के साथ। ये फोटो कन्नी पय्यू शंकरन नंबूदिरीपाद की 20वीं सदी की मलयालम किताब से एक नंबूथिरी ब्राह्मण महिला की है। फोटो देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वह महिला अपने स्तनों को बिना ढके घूम रही है, जबकि वह महिला एक ब्राह्मण है और
कहानी की माने तो ब्राह्मणों ने टैक्स लगाया था दलित महिलाओं के ऊपर, तो फिर एक ब्राह्मण महिला बिना अपने स्तनों को ढके क्यों घूम रही है। ऐसे ही दूसरी महिला एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर की किताब से नायर गर्ल की सामने आती है और इसमें भी साफ साफ दिखाई देता है कि तस्वीर में उनका ऊपरी हिस्सा ढका नहीं है। एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर की किताब से एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है। यह तस्वीर किसी मंदिर के एक जुलूस की है जिसमें नायर लड़कियां और लड़के दोनों ही सम्मिलित हुए हैं और इस तस्वीर में भी हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जुलूस में सम्मिलित हुए कुछ लड़कियों ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्सों को ढकने के लिए किसी प्रकार के कपड़े या वस्त्र का प्रयोग नहीं किया है। ऐसे ही आपको बहुत सारी तस्वीरें किताबों में लिखी हुई बातें या फिर पेंटिंग्स में मिल जाएंगे जिसे आप देखकर यह साफ साफ अंदाजा लगा सकेंगे कि ब्रेस्ट टैक्स की बातें सिर्फ और सिर्फ एक कहानी ही थी, एक ऐसी कहानी जिसे हिंदुओं के बीच घृणा बढ़ाने के लिए लोगों को सुनाई गई। ऐसे ही आपको एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो इस कहानी की सत्यता को साफ साफ बयां करती हैं। एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर ने अपनी पुस्तक द कोचिंग ट्राइब्स एंड कास्ट 100 में 20वीं सदी की शुरुआत में उच्च जाति की नायर महिलाओं के कपड़ों के बारे में निम्नलिखित लिखा है। साधारण महिला पोशाक में छाती के लिए किसी भी आवरण की अनुपस्थिति ने नायरों पर बहुत उपहास किया है और इस प्रथा को विदेशियों द्वारा बहुत गलत समझा गया है। अब तक अनैतिकता का संकेत देने से लोगों द्वारा ऐसे बिल्कुल विपरीत रोशनी में देखा जाता है। एक रिवाज में इसमें कुछ भी अश्लील नहीं है जब यह सार्वभौमिक है। अब धीरे धीरे समय बदलता गया और 20वीं शताब्दी में आधुनिक और वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न औपनिवेशिक हस्तक्षेप के माध्यम से फैशन और औचित्य की संवेदनशीलता के आगमन के साथ सभी पृष्ठभूमि के लोगों ने एक सिला हुआ ऊपरी वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। यह छाती के चारों ओर एक बिना सिले कपड़े के टक एक बनाने के लिए पूरे शरीर की पोशाक, जिसकी तस्वीर अभी आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। यह एक एझावा परिवार की तस्वीर है जिसे एन.के. वेंकटेश्वरन की 20वीं सदी की शुरुआत की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ श्रावणकर से लिया गया है और यह एझावा गर्ल की फोटो है जिसे एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर की किताब से लिया गया है। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि सभी महिलाओं ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्सों से चारों तरफ से एक कपड़ा लपेटा हुआ है और एक प्रकार के कपड़े से ढका हुआ है। इन सभी अभिलेखों और अधिक के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि केरल में सार्टोरियल प्रथाएं समय के साथ व्यवस्थित रूप से बदल गईं, एक ऐसी घटना जो दुनिया भर में समान रूप से देखी जाती है। नांगेली की विशिष्ट कहानी और विरोध के रूप में उनके आत्मविकृत के रूप में इस तरह की घटना होने की किसी भी प्रामाणिकता का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। नांगेली पर विकिपीडिया लेख के संदर्भों और स्रोतों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये सभी पिछले दशक से हैं और ज़्यादातर पिछले कुछ वर्षों से हैं। उनमें से कोई भी नांगेली पर किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हवाला नहीं देता है। स्पष्ट रूप से अब जब हमने इसे कल्पना के रूप में स्थापित कर दिया है तो नांगेली की कहानी उन सभी अवयवों का एक मजबूत मिश्रण है जिन्हें एक सभ्य समाज में सबसे नीच के रूप में स्वीकार किया जाता है। महिलाओं का अपमान, एक समुदाय का उत्पीड़न, अनुचित कर का अत्याचार, ये सभी एक क्रूर दमनकारी शासन और नैतिक रूप से भ्रष्ट समाज की ओर इशारा करते हैं। संक्षेप में हमें एक दमनकारी शासन, श्रावणकोर और कोचिन राजाओं की और पीड़ित प्रजा की एक श्वेत श्याम छवि के साथ प्रस्तुत किया जाता है जो शासक वर्ग के उत्पीड़कों के प्रति तीव्र घृणा, तर्कहीन क्रोध को मान्य करता है और वर्तमान को समस्याएं बनाता है, अंधेरे अतीत की तुलना में पीला। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की कहानी के साथ सभी आतंक और उत्पीड़न का दोष पूरी तरह से केरल समाज के भीतर उच्च जातियों पर रखा जाता है। उपनिवेशवाद के विनाशकारी प्रभाव पर शायद ही एक नज़र डालें। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण किसी को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यूरोपीय उपनिवेशवादियों से नफरत करने से बहुत अधिक राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है और वर्तमान समाज को अतीत की गलतियों के लिए एक दूसरे को दोष देने में विभाजित करके बहुत कुछ प्रदान किया जाता है। आधुनिक दर्शकों को पर्याप्त रूप से भयभीत करने के लिए नांगेली जैसी कहानी के साथ वर्तमान केरल अपने उच्च मानव विकास सूचकांक और यहाँ और वहाँ कुछ अपरिहार्य बाधाओं के साथ एक मुक्त स्वर्ग की तरह लगता है जिसे अपने भयानक अत्याचारियों से बचाया गया है।
अगर यह सच है तो दुनिया के समाजशास्त्री इतिहास के सबसे कम समय में इस बदलाव की सफलता की कहानी के बारे में लिख रहे होंगे। हालांकि इतिहास का एक निष्पक्ष अध्ययन हमें श्रावणकोर की रानी सेतु लक्ष्मीबाई के प्रयासों की और इशारा करता है, जिन्होंने शिक्षा पर अपने राजस्व का लगभग 5वां हिस्सा खर्च किया, केरल के उच्च साक्षरता दर की ओर बढ़ने में योगदान दिया, जिसे आज हम देखते हैं। श्रावणकोर के अंतिम महाराजा चिथिरा थिरुनल का योगदान कम नहीं है, जिन्होंने भेदभाव को समाप्त किया और सभी जातियों के लोगों को उच्च जाति के स्वामित्व वाले मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मीडिया के कुछ वर्ग दर्शकों से कड़ी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किसी भी सनसनीखेज अश्लील प्रचार का सहारा लेंगे और एक विषम विश्व दृष्टि लागू करेंगे, जो राजनीतिक प्रचार तंत्र के एक गुट को ताकत देता है। दुनिया जितना हम चाहते हैं खुद को एक श्वेत श्याम तस्वीर में प्रस्तुत नहीं करता है। इतिहास और सच्चाई सभी रंगों के रंग हैं। इस मिथक को लोकप्रिय बनाने वाला मुख्य व्यक्ति टी मुरली नाम का एक कलाकार है। खुद को चित्रकरण कहता है। उनका दावा है कि चेरथला के एक व्यक्ति द्वारा लिखित एक स्थानीय पत्रिका के माध्यम से जानने पर उन्हें यह कहानी मिली। हालांकि वेब पर कुछ खोज करने से हमें पता लगेगा कि यह व्यक्ति एक हिंदू विरोधी प्रचार और चित्रों से भरा ब्लॉग बनाता है और सेक्सिस्ट टिप्पणियों में से भरा हुआ है। जो विडंबना यह है कि कई प्रगतिशील हिंदू विरोधी उदारवादी और नारीवादी उच्च जाति का तरीका होने का दावा करते हैं, दूसरों को दबाने वाले हिंदू। उदाहरण के लिए उन्होंने मलयालम में अपने एक ब्लॉग में सरस्वती देवी का सबसे घृणित तरीके से अपमान किया। आइए देखते हैं इसके लिखे हुए कुछ ब्लॉग्स, जिसे इसकी हिंदू घृणा वाली मानसिकता साफ झलकती है। यह लिखता है कि चूंकि देवताओं की भक्ति समाज में लोकप्रिय हो रही है, वे इसे पागलपन कहते हैं। नहीं सोचा कि सरस्वती के स्तन के आकार के बारे में सोचना प्रासंगिक है। ब्रा और पैंटी का ब्रांड नाम जिसका वह उपयोग करती हैं आदि। अब आइए हम आपको इसका एक कमेंट पढ़ाते हैं भगवान विष्णु के बारे में। यह नीच आदमी भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में कहता है, मैं यह बता दूं कि मैं यह सोच रहा हूं कि ब्राह्मणों के समलैंगिक भगवान विष्णु के कितने लिंग और योनि हैं। इस हरामखोर के ब्लॉग के बयानों से इसकी जहरीली हिंदू विरोधी नफरत और विकृत मन दिखाई दे रहा है। क्या यह दिखता है कि अति उदारवादी सामाजिक कार्यकर्ता हिंदू समाज पर सेक्सिस्ट टिप्पणियों के साथ लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रहे हैं, वास्तव में दूसरों पर अपने बीमार दिमाग को पेश करते हैं। अगर हम गटर में डूबते हैं तो दुनिया को ऐसा करना चाहिए। यदि इस विकृत में इब्राहिम धर्मों, इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रतीकों के बारे में इसी तरह से लिखा होता तो वह अब तक मर चुका होता या छिप जाता। फिर भी उदारवादी दावा करते हैं कि हिंदू इनटॉलरेंट और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। केरल की जलवायु अच्छी उष्णकटिबंधीय थी और इतने सारे कपड़ों से खुद को ढकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केरल के वृद्ध पुरुषों की पारंपरिक पोशाक बिना शर्ट के अकेले मुंडू या लुंगी थी। इसी तरह के मामले बाली और श्रीलंका जैसे अन्य क्षेत्रों में मौजूद थे, जिनकी जलवायु समान थी और लोगों के पास महिलाओं सहित कम कपड़े थे। कुछ दशक पहले तक बाली की महिलाएं टॉपलेस थीं। इस्लामी आक्रमणों और विक्टोरियन नैतिकता की शुरुआत के बाद ही शरीर को अधिक ढकना तर्क अस्तित्व में आया। यह सब पढ़ने के बाद भी अगर कोई यह तर्क देना चाहता है कि उच्च जाति के हिंदुओं ने निचली जाति के महिलाओं को ऊपरी वस्त्र करने से मना किया, तो वह नीरा मूर्ख है और प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुका है। और एक चीज जो अब एकदम क्लियर है तो वह यह है कि विभाजन अमीर और गरीब के बीच था, न कि उच्च जातियों और निचली जातियों के बीच, जैसा कि हिंदू विरोधी ब्रिगेड के दावे हैं। छाती को ढकने के बाद भी यह लोकप्रिय हो गया था। यह केवल कुछ अमीर लोगों द्वारा पहना जाता था, जिनके पास जाति की परवाह किए बिना सभी विलासिता तक पहुंच थी, जो इसे पसंद करते थे। इस प्रकार यह दर्शाता है कि टी मुरली जैसे विकृत दिमाग वाले उदारवादी, जो और कुछ नहीं बल्कि पागल हिंदुत्ववादी और सिपाहियों के अलावा पिछले कुछ दशकों में अपनी कहानियां बना रहे हैं और BBC, Scroll.in जैसे पश्चिमी और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मीडिया से भी मदद प्राप्त कर रहे हैं, जो उचित शोध के बिना उनकी कहानियों का समर्थन करते हैं। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए और हिंदुओं को शर्मसार करने के लिए, अत्याचार साहित्य की औपनिवेशिक परंपरा को जारी रखने के लिए।
हम आशा करते हैं कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप भी यह बात समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हिंदू धर्म के विरुद्ध और हिंदुओं के विरुद्ध ये सारे प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और उन्हें सच्चाई से अवगत कराइए कि किस तरीके से 2016 तक हमने यह सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमारी किताबों में यह सारी चीज़ें लिखी गई थी। हमने इस मनगढ़ंत कहानी को तब तक सही माना जब तक कि सरकार ने और एनसीईआरटी ने इसे हटा नहीं दिया। जरा सोचिए, इस एक कहानी के कारण हिंदुओं के बीच कितनी घृणा फैली होगी और लोगों में कितना द्वेष बढ़ा होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए। और यदि आप इसी तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और हमको इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम बहुत ही बड़े मज़ेदार पोस्ट अपलोड करते हैं। आप सब लोग सपोर्ट दिखाइए। जय श्री राम।